हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के लिए जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 12 लेके आ गए हैं। अभी तक हमने 11 पार्ट को अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिससे आप सारे वीडियोज़ को देख पाओगे। ये 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चंस को तैयार करने का प्रयास करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल 11 पार्ट में आपको 400 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया था। इसमें हम चलने वाले हैं 401 नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो को हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 401। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है पछुआ पवने, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारिक पवने, सी आपके पास स्थानीय पवने, डी आपके पास है समुद्री पवने। तो आपको याद रखना कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली जो पवनें होती हैं वो हमारी होती हैं व्यापारिक पवने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 402। व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर होती हैं, अनियमित होती हैं, सी है अंशतः अनियमित होती हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी व्यापारिक हवाएं होती हैं ये होती हैं नियमित व स्थिर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 403 है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? स्थानीय पवन कहलाती है, सनातनी पवन कहलाती है, सी आपके पास सामाजिक पवन कहलाती है, डी आपके पास है ध्रुवीय पवन कहलाती हैं। तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? सनातनी पवन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 404 है। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय रेखी निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवन, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने या फिर गरजता चालिसा कहलाती हैं। तो आपको याद रखना कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न दाब की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको हम कहते हैं व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, डी आपका है आधो ध्रुवीय निम्न दाब से चलती हैं। तो आपको याद रखना कि व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। तो सी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 406। वे नियमित हवाएं जो गरजता चालिसा, प्रचंड चालिसा एवं चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं निम्न में से किस प्रकार की हवाएं हैं? ध्रुवीय हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं, चक्रवाती हवाएं हैं, डी आपके पास है व्यापारिक हवाएं हैं। तो आपको याद रखना कि ये पछुआ हवाएं हैं, ठीक है। गरजता चालिसा, प्रचंड चालिसा एवं चीखता साठा के उपनाम से कौन सी जानी जाती हैं? तो ये पछुआ हवाएं इस उपनाम से, तीनों उपनामों से जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 407। दहाड़ता चालिसा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, बी आपके पास है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा, सी आपके पास है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा, डी आपके पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दहाड़ता चालिसा है ये है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 408। भयंकर 50 चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, सी आपके पास है 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थन के बीच, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि जो 50 होती हैं हमारी ये 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 409। चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, डी आपका है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो जो हमारी चीखता साठा है ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट प्रवाहित होती है, डी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 410 है। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना, हवाओं का बहुत तेज़ी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना
या फिर डी आपके पास है हवाओं का रुख बदलना। तो आप लोग याद कर लेंगे जो मानसून शब्द का जो तात्पर्य है, जो इसका अर्थ है वो हवाओं का रुख बदलना। ठीक है, ये है मानसून शब्द का अर्थ क्या है, हवाओं को रुख बदल जाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 411। मानसूनी हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। बी आपके पास से उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। सी आपके पास से निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। डी आपके पास से निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो आपको याद कर लेना है कि जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है, फान कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है, डी आपके पास है सिराको कहा जाता है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण हवाओं को हम क्या कहते हैं? फान कहते हैं। तो बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? टपीरो कहा जाता है, पैम्पीरा कहा जाता है, हरमट्टन कहा जाता है, डी आपके पास है काराबुरान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा सही जवाब, पैम्पीरा कहा जाता है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रामोंटेनन या फिर ऑप्शन नंबर डी सांता आना। तो ये भैया जानी जाती है ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 415 है। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? जूरन, बुरान, जोंडा, पापाग्यो। जोंडा जो हमारी है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये ठंडी पवन नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। जोंडा ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय पवन है? ठीक है, पूछा जा रहा है इसमें कौन ठंडी स्थानीय पवन है? खमसिन है, हरमट्टन है, सिराको है या फिर फ्राईजेम है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है फ्राईजेम। तो ये एक ठंडी स्थानीय पवन है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। वायु दाब सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सागर तल पर, समताप मंडल में, सी ऑप्शन आपके पास है वायुमंडल में 200 मीटर की ऊंचाई पर, डी ऑप्शन आपके पास है वायुमंडल में 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो आपको याद रखना कि वायु दाब सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ये होता है सागर तल पर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सागरीय तल पर वायुमंडलीय दाब ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना होता है? 500 होता है, 600 होता है, 800 होता है या फिर डी ऑप्शन आपके पास है 1034 होता है। तो सागरीय तल पर जो वायुमंडल के दाब होता है ग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर पर, वो होता है 1034 ग्राम। कितना होता है? 1034 ग्राम। लगभग ये होता है 1 kg। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। जब मनुष्य पर्वतों पर चढ़ता है तो उसकी नाक से और कान से खून निकलने लगता है, क्यों? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है उच्च वायु दाब के कारण, बी आपके पास है निम्न वायु दाब के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ऑक्सीजन की कमी के कारण, डी आपके पास है ऑक्सीजन की अधिकता से निकलने लगता है। तो आपको याद रखना है कि जब मनुष्य ऊपर जाता है, पर्वतों पर चढ़ता है या फिर एरोप्लेन से ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ पर वायु दाब क्या होता है? वो कम होता जाता है, क्योंकि वायु हमारी क्या है वो विरल होती जाती है, इसलिए वहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे हमारे नाक और कान से खून निकलने लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि निम्न वायु दाब के कारण पहाड़ों पर चढ़ने से नाक और कान से खून निकलने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 420 है। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। वायुमंडलीय दाब हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या फिर हाइग्रोमीटर से। तो आपको याद रखना कि वायुमंडलीय दाब जो हम मापते हैं वो मापते हैं हम बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 421, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी है बार। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है न्यूटन। डी आपके पास है डायोप्टर। तो आपको याद रखना कि वायु दाब मापने की जो इकाई है वो हमारी है बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। न्यूटन हमारा बल का मात्रक होता है, डायोप्टर हमारा होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 422, बैरोमीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? पानी, तेजाब, पारा या फिर एल्कोहल। तो आपको याद रखना है कि बैरोमीटर में जो भरा जाता है वो भरा जाता है हमारा पारा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बैरोमीटर में जो पारा भरा होता है यदि इसका पाठ्यांक अचानक तेज़ी से गिर जाए तो ये किसकी ओर संकेत करता है? तो आपको याद रखना कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिरता है तो ये संकेत है कि बहुत तेज़ी से तूफान और आंधी आने वाली है। यदि ये पाठ्यांक धीरे धीरे से गिरता है तो ये संकेत देता है कि वर्षा होने की संभावना है। यदि ये पाठ्यांक नॉर्मल रहता है तो ये संकेत है कि मौसम अब साफ़ है। तो ये तीनों सिचुएशंस को भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423, विश्व पर अधिकतम दाब कितना रिकॉर्ड किया गया है? ठीक है, विश्व पर अधिकतम दाब कितना रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1083.8 मिलीबार। ऑप्शन नंबर बी है 1099 मिलीबार। सी आपके पास है 999 मिलीबार। डी आपके पास है 1058 मिलीबार। तो विश्व में जो अधिकतम वायु दाब का रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है 1083.8 मिलीबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424, विश्व स्तर पर न्यूनतम वायु दाब कितना रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1000 मिलीबार। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 870 मिलीबार। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 1083 मिलीबार। डी आपके पास है 877 मिलीबार। तो आपको याद रखना कि 870 मिलीबार जो है विश्व स्तर पर न्यूनतम वायु दाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम अभी हमने देखा था कितना रिकॉर्ड किया गया है तो 1083.8 मिलीबार अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम कितना रिकॉर्ड किया गया है 870 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 425, सामान्यतः अधिकतम वायु दाब कब होता है? ठीक है, कई बार आपसे पूछा गया है कि अधिकतम वायु दाब कितने टाइम पर होता है या फिर न्यूनतम वायु दाब कितने टाइम पर होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सामान्यतः अधिकतम वायु दाब कब होता है? 4 AM पर होता है, 4 PM पर होता है, सी आपके पास है 10 AM पर होता है, डी आपके पास है 6 PM पर होता है। आपको याद रखना है कि सामान्यतः जो अधिकतम वायु दाब पाया जाता है वो 10 AM पर और 10 PM पर दोनों पर पाया जाता है। ठीक है, 10 AM पर भी पाया जाता है और 10 PM पर भी अधिकतम वायु दाब पाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः वायु दाब न्यूनतम कब पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि 4 AM तथा 4 PM दोनों पर न्यूनतम वायु दाब पाया जाता है। तो अधिकतम और न्यूनतम आपको दोनों याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 426, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा कहलाती है, समलवणी रेखा कहलाती है, समभारिक रेखा या फिर डी ऑप्शन आपके पास है समदाब रेखा। तो समान वायु दाब वाले स्थानों को या फिर क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वो समदाब रेखा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 427, निम्न वायु दाब पेटी का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ए आपका है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक। बी आपका है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। सी आपका है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। डी आपके पास है 0 डिग्री से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है। निम्न वायु दाब पेटी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 428 है, 800 अक्षांश का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 30 डिग्री से 3, यहाँ पर 350 है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। बी आपके पास है 30 डिग्री से 35 डिग्री
तक दक्षिणी अक्षांश, सी आपके पास है 30 डिग्री से 35 डिग्री तक दोनों गोलार्धों, यहाँ पर गोलार्धों हो गया, गोलार्धों के मध्य अक्षांशीय विस्तार, डी आपके पास है 60 डिग्री से 65 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश। तो अश्व अक्षांश का जो विस्तार है वो है ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री से 35 डिग्री तक दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429। किस वायुदाब पेटी को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को, उपोष्ण उष्ण वायुदाब पेटी को, सी आपके पास है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। किस वायुदाब पेटी को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को हम डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब का कारण है? उच्च तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति जनित प्रभाव, सी आपके पास है निम्न तापमान, डी आपके पास है स्थानीय पवनें। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा जनित प्रभाव। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब का जो कारण है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431। पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है? देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है? ए आपके पास है गुरुत्व बल, नंबर बी आपके पास है घर्षण बल, सी आपके पास है दाब प्रवणता बल, डी आपके पास है कोरियालिस बल। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो ये होता है कोरियालिस बल। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है कोरियालिस बल। तो डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 432 है। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं प्रवणता की दिशा की बाईं ओर किस बल के कारण घूम जाती हैं? ठीक है, बताना आपको दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं प्रवणता की दिशा की बाईं ओर किस बल के कारण घूम जाती हैं? गुरुत्व बल के कारण, घर्षण बल के कारण, कोरियालिस बल के कारण, डी आपका है चुंबकीय बल के कारण। तो सही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरियालिस बल के कारण ये घूम जाती हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरी थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 433। कोरियालिस बल का सर्वाधिक प्रभाव ग्लोब पर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा पर, बी आपके पास है कर्क रेखा पर, सी आपके पास है मकर रेखा पर, डी आपके पास है ध्रुवों पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोरियालिस बल का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर देखा जाता है? तो ये पाया जाता है ध्रुवों पर। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434। कोरियालिस बल का प्रभाव ग्लोब पर कहाँ शून्य होता है? अभी देखो पूछा जा रहा था आपसे कि कहाँ पर सर्वाधिक होता है, अब बताना आपको कहाँ पर शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर डी ऑप्शन आपका ध्रुवों पर। तो आपको याद रखना कि कोरियालिस बल का जो प्रभाव शून्य होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435। निम्नलिखित में से कौन सी हैडली कोशिका के नाम से जानी जाती है? उष्ण कटिबंधी कोशिका, उपोष्ण कटिबंधी कोशिका, सी आपके पास है ध्रुवीय कटिबंधी कोशिका, डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। उष्ण कटिबंधी कोशिका जो है यह हैडली कोशिका के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436। जेट स्ट्रीम का परिसंचरण कहाँ होता है? ए आपके पास है दोनों गोलार्धों के 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, बी आपके पास है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, सी आपके पास है दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य, डी आपके पास है दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 437। जेट स्ट्रीम का परिसंचरण धरातल से कितनी ऊंचाई पर होता है? 7.5 से 14 किलोमीटर के बीच, 5 से 10 किलोमीटर के बीच, सी आपके पास है 20 से 30 किलोमीटर के बीच या फिर डी आपके पास है 15 से 20 किलोमीटर के बीच।
तो आपको याद रखना कि जेट स्ट्रीम जो होता है इसका परिसंचरण 7.5 से 14 किलोमीटर के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438। निम्न में से किसको यूसु सिसु के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम धारक को, जेट स्ट्रीम को, सी आपके पास है एन लीनो को, या फिर डी आपके पास है पेरू धारक को। तो आपको याद रखना कि ईसु सिसु के नाम से जिसको जाना जाता है वो है एल नीनो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 439। सागरी समीर का परिसंचरण होता है सागर से स्थल की ओर, स्थल से सागर की ओर, सी आपके पास है स्थल से स्थल की ओर, डी आपके पास है एक सागर से दूसरे सागर की ओर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सागर से स्थल की ओर होता है सागरी समीर का परिसंचरण। ठीक है, सागरी समीर का परिसंचरण जो है ये सागर से स्थल की ओर होता है। तो ए हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 440। स्थलीय समीर का परिसंचरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है सागर से स्थल की ओर, ऑप्शन नंबर बी है स्थल से सागर की ओर, सी ऑप्शन आपका है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, डी आपका है एक सागर से दूसरे सागर की ओर। तो स्थलीय समीर का जो परिसंचरण होता है वो है स्थल से सागर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441। पर्वतीय घाटियों में दिन में अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय समीर, सागरीय समीर, घाटी समीर, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय समीर के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना कि इनको जाना जाता है घाटी समीर के नाम से। तो सी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? फान के नाम से जाना जाता है, नार्दन के नाम से जाना जाता है, चिनूक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है सांटियाना के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि चिनूक के नाम से इसको जाना जाता है। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443। यूरोप में जुरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तालविंड के नाम से, सोलेनिक के नाम से, मिस्ट्रल के नाम से, या फिर ऑप्शन नंबर डी जोरान के नाम से जाना जाता है। सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी जोरान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कहा जाता है? सिराको कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी चिनूक कहा जाता है। तो आपको याद कर लेना है, इसको कहा जाता है चिनूक। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 445। निम्न में से कौन सा ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ठीक है, मिस्ट्रल, बोरा, खमसिन, डी आपके पास है बिलजार्ड। तो आपको याद रखना है कि बिलजार्ड जो है ये ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं? ठंडी और स्थानीय हवाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? मिस्ट्रल, बोरा, पैम्पिरो, या फिर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों कैसी हवाएं हैं? ठंडी स्थानीय हवाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 447। निम्न में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फान, मिस्ट्रल, सिराको, डी आपके पास है चिनूक। तो जो फान है ये है स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स में विमुख ढाल पर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 448। चिनूक है एक स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है, डी आपके पास है समुद्री जलधारा है। तो चिनूक जो है ये एक स्थानीय हवा है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सीमूम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है सामून, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सिराको, डी आपके पास है सामल।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिराको जो है ये स्थानीय पवन हवा है और ये इटली में रक्त की वर्षा लाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभाजी के नाम से जानी जाती है? चिनूक, बी आपके पास है फान, सी हरमट्टन, डी आपके पास है सिराको। तो आपको याद रखना कि स्थानीय पवन हिमभाजी के नाम से जानी जाने वाली जो हवा है वो चिनूक है। तो ए हमारा रहेगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।